नमस्कार सभी को, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। आशा यही है कि आप और आपके आसपास जो माहौल है वो कुशल मंगल होगा। आज के वीडियो में लीगल टर्म्स बहुत सारे होंगे जो आम जनमानस को जानने चाहिए, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि कोर्ट कचहरी से दूर ही रहें ज्यादा अच्छा है, बट दूर रहते हुए भी या पास जाते हुए भी अगर शब्दों के मीनिंग और बारे में पता हो तो अच्छा रहता है। जागरूक नागरिक बनने में क्या ही जाता है। तो शुरू करने से पहले आज का सवाल, इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जो भारत के अभी जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसके CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? उत्तर परंपरागत अनुसार, जो कि हम लोग को देखते होंगे, उन्हें पता ही है, आपको अंत में मिल जाएगा। तो जो कोर्ट हम अभी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, वही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है? क्योंकि जो हम एंशिएंट पढ़ते हैं, जो हम मेडिवल पढ़ते हैं, मतलब जो मुगल कोर्ट होंगे, राजा महाराजा होंगे, उनके टाइम पे तो ये सब नहीं हुआ करता था। राजा फैसला सुना देता था, वही अंत था, फैसला होता था। सिपाहियों, इन दोनों को बंदी बना लो, कल सुबह इन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। तो इस सब की शुरुआत जो है वो हुई है ब्रिटिशर्स के आने के बाद। और जैसा कि हमें पता ही है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो उनको जरूरतें पड़ती हैं और जैसे जैसे गवर्नर जनरल इंडिया में आते रहते हैं, जो कि कंपनी की तरफ से भेजे जाते थे, वो आके यहाँ पे चेंजेस करते रहते थे। जो फेमस है वो है वेरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस वही जिन्होंने कोड दिया है 1793 का, और उनमें से बहुत सारे लॉज आज भी फॉलो होते हैं, IPC के, CRPC के, एटसेट्रा। अब कुछ छोटे छोटे टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहला, रूल ऑफ लॉ। आसान भाषा में ब्रिटिशर्स आने से पहले होता क्या था कि मोनार्की थी, मतलब राजशाही, और आर्बिट्रेरी अथॉरिटी थी, मतलब जो मन में आया, जो मन किया, वो फैसला सुना दिया। आप ये नहीं पूछ सकते कि भैया ये क्यों किया, भैया वो क्यों किया, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो यही चीज हमें RTA के थ्रू मिलती है। आज तो बहुत सारे राइट्स हो गए। तो रूल ऑफ लॉ ये कहता था कि चौराहे पे बैठे हुए जो लोग चकल्लस करते हैं, उनके हिसाब से देखा जाए या उनकी भाषा में बात करें, आसान भाषा में रूल ऑफ लॉ इतना सा है कि भैया हमारे राइट्स क्या हैं, प्रिविलेजेस क्या हैं, और जो भी लिखा हुआ होगा कहीं पर भी, हर कानून लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें मिलेंगी। नॉर्मल एग्जांपल अगर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिखा है कि कौन चेकिंग कर सकता है, किसके क्या राइट्स हैं, किसके क्या जुरिस्डिक्शन है, कौन क्या फैसले सुना सकता है। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ये ब्रिटिशर्स की देन है। दूसरा टर्म है इक्वालिटी बिफोर लॉ। बहुत आसान है। पहले क्या था कि ब्राह्मण के लिए अलग फैसला था, मतलब उनके लॉज अलग थे, और राजपूत के लिए अलग थे, और बाकी कास्ट के लोगों के लिए अलग थे। तो अलग अलग जो न्याय व्यवस्था थी, जो किसी के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो पनिशमेंट है, दूसरा उसमें बरी हो जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आए। इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी थी क्योंकि इंग्लैंड में जो है नेशनल सेंटिमेंट्स या फिर नेशनल स्टेट्स जाग गए थे। तो अगर यहाँ राज करना है और वहाँ राज करना है तो दोनों जगह पे एक ही लॉ लाने पड़ेंगे। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, वही आसान भाषा में हर आदमी अपने राइट के लिए कोर्ट के सामने या कोर्ट के समक्ष जा सकता है। अब देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कुछ अलग से राइट्स भी हैं, या ये कह सकते हैं कुछ अलग बात जो है, जो उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनसे अलग करती है। वो क्या है? पहला, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये क्या होता है भाई साहब? वो फैसले, वो केस जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसे कि पहला, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन और मोर स्टेट्स। दो स्टेट्स के बीच में हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस एक स्टेट के बीच में हो सकता है, वाइसा वर्सा। दूसरा, दो स्टेट के बीच में। तो इन दो फैसले में कभी कभी वाटर डिस्प्यूट हो जाता है, लैंड डिस्प्यूट हो जाता है, दो स्टेट्स में होता रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लीक हो सकता है। फेडरल स्टेट है क्योंकि हमारा, तो कुछ स्टेट सेंटर से नाराज हो जाते हैं, जैसे कि ममता दीदी हो जाती है अक्सर। I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. नहीं, ऐसा कोई ब्लेम नहीं है। एक एग्जांपल है कि जब सरकार केंद्र में अलग होती है और स्टेट में अलग होती है, तो ये सब होता रहता है। तो वो चीजें, वो डिस्प्यूट डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। दूसरा, अपीलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सिंगल यूनिफाइड सिस्टम है हमारा, मतलब 420 की धारा अगर नीचे लगी तो वही ऊपर भी एप्लीकेबल होगी, सजा नहीं बदल जाएगी, कम और ज्यादा हो सकती है, बट प्रोसीजर हमारा लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया फैमिली का, प्रॉपर्टी को लेकर, पोजीशन को लेकर, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। पहले मान लिया पार्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट चले जाओ, तब भी नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। तो उसके बाद आप हाई कोर्ट चले गए और रिव्यू कराया। तो जब हाई कोर्ट आप गए अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस लेके, उसे कहते हैं अपील। बट अगर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच गए तो उसे बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। कि भैया इनका फैसला हमको समझ में नहीं आया, तुम्हें जो करना है वो तुम कर दो, क्योंकि तुम हो सुप्रीम कोर्ट। अगला है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आसान भाषा में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया हो उसी चीज को लेकर, तो उसको जो लॉयर है जब रिप्रेजेंट
करेगा तो कोर्ट कर सकता है कि भाई साहब, जज साहब, माय लॉर्ड, योर हाइनेस, कि ये चीज यहाँ पे हो चुकी है, इसमें ऐसा फैसला दिया गया था, अब आप इस पे अपना अंतर्दृष्टि डालें। दूसरा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर कोर्ट कैन पनिश एनीवन हु डज नॉट अबाइड। अबाइड का मतलब होता है फॉलो बाय द डिसीजन जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स। कि फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट या अदर हाई कोर्ट जो है वो फैसला दे चुके हैं उस चीज पे, फिर भी बात मानी नहीं जा रही है, तो उसे कहते हैं कोर्ट की अवहेलना करना, एक तरीके से बात न मानना। इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इन दोनों ही वजहों से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। अगला आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अक्सर हमारा जाना सबसे पहले वही होता है, तो उसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक सिविल, एक क्रिमिनल, और ये एक तरीके से छत्र छाया में होते हैं हाई कोर्ट्स के। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो सिविल कोर्ट उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़ा जज माना जाता है, इसे डीजे भी कहते हैं। नहीं, ये वाला नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में क्रिमिनल और सिविल दोनों केसेस का फैसला सुनाया जा सकता है। जब जज सिविल केसेस, ये प्रॉपर्टी का या फिर हस्तक्षेप किया कहीं पे, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं है, उसको सिविल कहते हैं, तो सिविल फैसला जब सुनाता है तो डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। वही जब क्रिमिनल केसेस के लिए फैसला सुनाता है उसे सेशन जज कहते हैं। अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। किससे पूछ के या बातचीत करके? चीफ जस्टिस। कहाँ का? उसी का हाई कोर्ट का, मतलब उसी स्टेट के हाई कोर्ट से पूछ के, वार्तालाप करके, और गवर्नर डिसाइड करेगा कि हाँ भाई इसको जज बना दिया जाए। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद कुछ और भी होते हैं, जैसे कि कोर्ट ऑफ सब जजेस, उनसे छोटे, मुंसिफ कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के नीचे कुछ कोर्ट्स होते हैं जिनको बोलते हैं कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और ये ज्यादातर देखा जाता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही होते हैं, जैसे कि दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है। यहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्हें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, और बाकी सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास भी होते हैं। इसके अलावा होते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स। नाम से ही पता चल जाता है लैंड रेवेन्यू के बारे में, यहाँ पे जो मसले हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पे। इनके अंडर में कमिश्नर का कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोर्ट होता है। तो आसान भाषा में ये है कि अगर आपका मसला लैंड रेवेन्यू को लेकर है तो सबसे पहला जो कोर्ट आप जाएंगे वो तहसीलदार साहब के होंगे। नहीं समझ में आया तो कलेक्टर साहब की होगी उसके ऊपर, या फिर डिप्टी कमिश्नर, और उनका भी समझ में नहीं आया तो फिर कमिश्नर साहब की कोर्ट में आपको पेश होना पड़ेगा। और फिर भी नहीं समझ में आया तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के समक्ष आप जाएंगे, जिसकी बात हमने की कि सबसे बड़ी चीज होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लास्ट लोक अदालत या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL भी कहते हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं, इसको कहीं कहीं SAL भी कहते हैं। यहाँ क्या है, जैसा कि हमको पता है और हम जानते भी हैं कि कोर्ट के नाम से लोगों को लगता है कि बहुत समय लग जाएगा। इसके पीछे एक कहानी भी है, छोटी सी, सुना देता हूँ। एक बार एक भाई साहब थे, उनका कोर्ट में जो केस है वो शुरू हुआ, और करीब 18 साल बाद फैसला आता है। लैंड को लेकर, लैंड डिस्प्यूट को लेकर केस था, तो जो वो पूरी तरीके से केस खत्म होता है 18 साल बाद, उनको न्याय मिलता है। तो उनसे लोग पूछते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में आपको सबसे ताकतवर कौन लगा? तो उन्होंने बोला कि बउआ तुमको हम सही बताएं तो सबसे ताकतवर थे हमारे जो दरोगा साहब। उन्होंने हमको पहले दिन ही कह दिया था कि यही बैठ कर मामला सुलटा दो, 15,000 रुपये हमको दे देना, मामला खत्म हो जाएगा। तो हमारे 18 साल भी बच जाते और मामला तुरंत का तुरंत रफा दफा हो जाता। तो ये खैर मजाक की बात थी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि सबके पास पैसे नहीं हैं, लोगों को जल्द से जल्द न्याय भी मिले, सरकार द्वारा PIL शुरू किया गया या फिर लोक अदालत शुरू करी गई, ताकि जो कोर्ट के पेंडिंग केसेस हैं या कोर्ट का जो वजन है, कोर्ट का जो भार है, उसे बाहर सुलटाया जा सके इन्हीं सब छोटी मोटी अदालतों द्वारा। तो इसका ये काम है। तो लोक अदालत जो है वो सबसे पहले दिल्ली में बैठाई गई थी जनवरी 1989 में, और जिसने एक दिन में 531 केस फाइनल कर दिए थे। क्या बात है, बढ़िया। तो ये था बहुत बेसिक सी जानकारी, कब शुरू हुआ न्याय व्यवस्था जो अभी चल रही, जो मॉडर्न जुडिशरी सिस्टम है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और ज़रूरत क्या पड़ी, क्या क्या बेसिक जानकारियां हैं। आपका केस कहाँ चल रहा है, शायद आप आज से बाद आपको पता होना चाहिए या फिर पता चल गया होगा। बाकी यही थी बेसिक जानकारी, आपको देने की कोशिश करी गई। अब आज का सवाल का जवाब ऑप्शन डी, चंद्रचूड़ साहब, जो हमारे अभी फिलहाल के प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये था आज का वीडियो। इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी % लगा हो, कुछ भी नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो अपना प्यार दें और अपने प्यार की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दें। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद और हर हर उत्तर प्रदेश।